दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक सामाजिक राजनीतिक जीवन के पहले अध्याय भारतीय संविधान के बारे में। और इस संबंध में यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हम लोग संविधान का अर्थ और किसी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, क्या मुख्य लक्षण है और क्या खासियत है भारतीय संविधान की। परंतु दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो के कंटेंट को अच्छी तरह समझ सकें। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन। दोस्तों भारत का संविधान विश्व के विशालतम संविधानों में से एक माना जाता है और इसका निर्माण भारत में औपनिवेशिक सरकार के द्वारा गठित कैबिनेट मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर किया गया था। भारतीय संविधान को बनाने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। अर्थात हम इसमें अगर 12 दिनों को और जोड़ दें तो मोटा मोटी 3 साल बन जाते हैं। 3 साल का यह वक्त भारतीय संविधान को बनाने में इसीलिए लगा था क्योंकि भारत का संविधान बनाने वाले जिन लोगों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उन्होंने भारतीय संविधान के हर पहलू पर बहुत बारीकी से विचार किया था। न केवल विचार किया था बल्कि उनको भारतीय परिस्थितियों में ढालकर देखने का भी प्रयास किया था। दोस्तों जिस समय भारत का संविधान की रचना की जा रही थी उस समय अनेक देश अपना संविधान रच चुके थे। इसीलिए भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में उन सभी देशों के संविधान का इस्तेमाल किया गया। लगभग 11 संविधान है, 11 देशों के संविधान है जिनका इस्तेमाल भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया है और उनमें से उन तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है जिन्हें भारतीयों के अच्छे जीवन के लिए उपयोगी माना गया। कैबिनेट मिशन की अनुशंसा के आधार पर भारत में एक संविधान सभा का गठन किया गया था और उसी संविधान सभा की जिम्मेदारी थी इस भारतीय संविधान की रचना करना। दोस्तों इसकी पहली सभा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी और उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वे अस्थायी अध्यक्ष थे क्योंकि कोई अध्यक्ष नहीं बनाया गया था और सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वरिष्ठ व्यक्ति थे सभा में, तो वरिष्ठता के आधार पर उनको भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। जबकि जब 12 दिसंबर को इसकी अगली बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन। दोस्तों वैसे तो भारत के संविधान में इतनी ज्यादा विशेषताएं हैं कि किसी 10, 15, 20, 25 या 1 घंटे की वीडियो में इन विशेषताओं को समाहित नहीं किया जा सकता। परंतु क्योंकि हम यहाँ 8वीं कक्षा के माध्यम स्तर पर संविधान का अध्ययन कर रहे हैं इसीलिए हम केवल उन्हीं विशेषताओं के ऊपर ध्यान देंगे जिनका वर्णन पाठ्य पुस्तक में किया गया है। इन विशेषताओं में दोस्तों सबसे पहली विशेषता है संघवाद, जिसको अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहा जाता है। और संघवाद का अर्थ होता है कि देश में एक से अधिक स्तर की सरकारों की स्थापना की गई है। हम जानते हैं कि भारत में केंद्रीय स्तर पर अलग सरकार होती है और राज्य स्तर पर अलग सरकार होती है। जिन लोगों ने संविधान की रचना की थी वे अच्छी तरीके से जानते थे कि दिल्ली में बैठी केंद्रीय सरकार के माध्यम से पूरे देश के ऊपर शासन चलाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए राज्यों का शासन चलाने के लिए अलग से राज्य सरकारों की व्यवस्था की गई। केंद्र और राज्य सरकारें स्वतंत्रता पूर्वक कार्य कर सके इसके लिए भारतीय संविधान में शक्तियों का और केंद्र और राज्यों के कार्य क्षेत्रों का भी स्पष्ट विभाजन किया गया है। इससे एक बात जो समझ आती है वो ये समझ आती है कि भारत में जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्रीय सरकारों की प्रतिनिधि नहीं है कि केंद्र सरकार जैसा बोलेगी राज्य सरकारों को ऐसा करना पड़ेगा, बल्कि राज्य सरकारें अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपने शासन को चला सकती हैं। और होता भी यही है कि केंद्रीय सरकार केंद्रीय महत्व के विषयों को देखती है और राज्य सरकारें अपने स्थानीय महत्व के विषयों को देखने का काम करती हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता, और दूसरी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। अभी हमने देखा है कि भारत में
संघवाद को अपनाया गया है, जिसका मतलब यह है कि केंद्र की अपनी अलग सरकार है और राज्यों की अपनी अलग सरकारें हैं और विभिन्न स्तरों पर सरकार को चुनने की जिम्मेदारी जनता को सौंपी गई है। और इसके लिए जिस सिद्धांत का प्रयोग किया गया था उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। भारत के संविधान के निर्माता भारत के राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़े सजग थे। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता के बाद और संविधान लागू होने के बाद जिस सरकार की स्थापना की जाएगी उसको चुनने में यहाँ के लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और इसके लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत का इस्तेमाल किया गया। दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत का मतलब ये होता है कि देश में वे तमाम लोग जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं उन्हें बिना किसी भेदभाव के वोट डालकर अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार मिलेगा। संविधान की रचना करने वालों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को भारत के राजनीतिक भविष्य का दर्पण माना। दोस्तों, 1950 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को लागू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको इसका उदाहरण देता हूं। यदि आप 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक का अध्ययन करें तो उसके पहले पाठ में इसके बारे में परिचर्चा की गई है। उस समय दुनिया की सबसे बड़ी पत्रिका होती थी टाइम्स और इसका प्रकाशन अमेरिका से होता था। जब पूरी दुनिया को यह पता चली कि हिंदुस्तान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत के आधार पर सरकार का निर्माण किया जाएगा तो टाइम्स में भारत की इस विचार की अवहेलना की गई, हंसी उड़ाई गई। टाइम्स ने अपनी एक न्यूज में लिखा था कि भारत में हम लोकतंत्र की मौत का वाकया खुद अपने आंखों से देखेंगे, क्योंकि उस समय तक दुनिया के किसी भी भाग में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया नहीं गया था। और ऐसे समय में जब भारत में पहली बार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर चुनाव होने जा रहा था तो पूरी दुनिया में लोग टकटकी लगाए देख रहे थे कि देखते हैं कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र किस तरीके से अपना दम तोड़ता है। लेकिन जब 1952 में चुनाव कराए गए और चुनाव बिल्कुल ठीक ठाक हुए तब पूरी दुनिया भौचक्की रह गई। यहां तक कि टाइम्स में ने भी इसकी प्रशंसा की थी और इन चुनावों में हारने वाले लोगों ने भी स्वीकार किया था कि चुनाव बिल्कुल फेयर हुए हैं, चुनाव में किसी तरह की किसी गड़बड़ी नहीं की गई है। दोस्तों, इसका परिणाम यह हुआ कि फिर एक के बाद एक दुनिया के हर देश में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली को लागू करने का प्रयास किया गया। महिलाओं को, दासों को और अश्वेतों को मताधिकार देने का प्रयास किया गया। खुद अमेरिका में भी 1964 में महिलाओं को और अश्वेतों को राजनीतिक अधिकार देना शुरू किया गया था। इसके अलावा भारत के संविधान में जो संसदीय प्रणाली के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है वह यह भी किया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली के तहत ना तो किसी व्यक्ति को वोट डालने से रोका जाएगा और ना ही किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने से रोका जाएगा। ये भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जिसे भारत के संविधान द्वारा स्वतंत्र भारत में लागू किया गया। दोस्तों, भारत के संविधान की एक अन्य विशेषता है मौलिक अधिकार। भारत के सभी नागरिक स्वतंत्र और गरिमापूर्ण जीवन जी सके, इसके लिए भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर मौलिक अधिकार कहाँ किसे जाता है? तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो भारत के संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को अच्छा जीवन जीने के लिए इस नाते दिए गए हैं कि वे भारतीय हैं और सभी नागरिकों को ये अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था भारत के नागरिक को उसके इन मौलिक अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था किसी भारतीय नागरिक को उसके मौलिक अधिकार से वंचित करने की कोशिश करती है तो भारत के नागरिक अपने इन मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसकी व्यवस्था भारत के संविधान में की गई है। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यह मानना था कि मौलिक अधिकारों वाला खंड भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहलाता है। दोस्तों, भारतीय संविधान का निर्माण करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसीलिए उन्हें भारतीय संविधान का जनक या पिता कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों की और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की भी व्याख्या की गई है भारत के संविधान में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में वो इसलिए किया गया है ताकि और अधिक सामाजिक और राजनीतिक सुधार किए जा सके। लेकिन दोस्तों, मौलिक अधिकारों में और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में एक महत्वपूर्ण फर्क है। यदि कोई व्यक्ति अथवा संस्था किसी व्यक्ति को
उसके मौलिक अधिकारों से वंचित करने का प्रयास करता है या करती है तो उस व्यक्ति अथवा संस्था के खिलाफ व्यक्ति न्याय व्यवस्था में जा सकता है, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य की जो भूमिका तय की गई है, क्योंकि ये राज्य के लिए बनाए गए हैं, तो अगर राज्य अपनी भूमिका को नहीं निभाता है तो राज्य के खिलाफ कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारतीय संविधान की अन्य विशेषता, धर्मनिरपेक्षता। दोस्तों, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष देश कहा गया है। पंथ निरपेक्षता का मतलब यह होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, इसीलिए राज्य किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी धर्म को थोपने का प्रयास नहीं करेगा और न ही किसी व्यक्ति को उसका धर्म मानने से रोका जाएगा। व्यक्ति जिस धर्म को मानना चाहता है उस धर्म को मान सकता है, जिस प्रकार से पूजा अर्चना करना चाहता है कर सकता है, उस धर्म उसका व्यक्तिगत मामला है, इसमें राज्य किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और यदि राज्य द्वारा बनाए गए कानून टकराते हैं और धर्म के कानून टकराते हैं तो इसमें धार्मिक मामलों को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। उदाहरण के लिए दोस्तों, ट्रैफिक नियमों के अनुसार यह आवश्यक है कि जब हम दोपहिया चालक वाहन का चालन करते हैं, बाइक या स्कूटर चलाते हैं, तो हमारे सर पर हेलमेट होना चाहिए। परंतु सिख लोगों को हेलमेट नहीं पहनने के लिए दंडित नहीं किया जाता, क्योंकि सिख धर्म के अनुसार सर पर पगड़ी बांधना प्रत्येक सिख का कर्तव्य है। लेकिन राज्य का कानून कहता है कि दोपहिया वाहन का चालन करते समय हमें हेलमेट पहनना चाहिए। लेकिन अगर सिख लोग हेलमेट पहनेंगे तो उनको अपने बाल काटने पड़ेंगे, जबकि सिख धर्म बोलता है कि केश रखना, लंबे बाल रखना और पगड़ी बांधना सभी सिखों का धार्मिक अधिकार है, कर्तव्य है। तो इस मामले में राज्य किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करता। मतलब यह है कि अगर सिख लोग हेलमेट ना पहने तो उनके खिलाफ कोई वैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, जबकि कोई सामान्य नागरिक जो सिख नहीं है वो अगर हेलमेट ना पहने तो उसका तभी चालान काट दिया जाता है। ऐसा धार्मिक मामलों के कारण है दोस्तों, इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में यह था दूसरी वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक मेरी इस वीडियो को पहुंचाने के लिए अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ मेरे इस चैनल को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी ये मदद पहुंच सके जो इस प्रक्रिया में लगे हुए हैं। मैं आगे की वीडियोस के द्वारा आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां इसी प्रकार पहुंचाता रहूंगा। इसीलिए ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे YouTube चैनल सिंपल एजुकेशन पर। धन्यवाद दोस्तों।